हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक टेक। आज की वीडियो में हम टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट है, बीटेक के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आता है। ठीक है, तो उसकी यूनिट जो 5 है हमारी, उसको अच्छी तरीके से इस वीडियो में कवर करूँगा मैं। तो देखिए, क्वांटम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता हूँ। यूनिट 5 का अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो यूनिट 5 का हमारा नाम क्या है, डायमेंशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनेमिक। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी बताने की, तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डिस्क्राइब कोड कंटेंट इन कम्युनिकेशन स्किल। जो भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसके अंदर कोड क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, उसको हमें बताना है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि कम्युनिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, यानी कि अपनी बात दूसरों को बता ही तो रहे हैं, हम बेसिकली यही तो कर रहे हैं, है ना। मान लो हमारे पास कोई भी मैसेज है, मैंने कुछ भी बोला, उसको मैंने बोला, आपने सुना, है ना। मैंने बोला तो मैं क्या हो गया, सेंडर। मैंने बोला या फिर मैंने तो आपको भेजा, वो मैं क्या हो गया, सेंडर। और तुमने रिसीव किया, है ना, तुमने सुना और रिएक्ट किया, वो क्या हो गया, रिसीवर। तुम रिसीवर ही तो हो गए। तो यही तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है एक तरीके से। तो वही चीज़ है कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं। और लेकिन आज के टाइम में आप जानते हो, कोडिंग के ज़माने में कोड अलग, कम्युनिकेशन एक अलग टाइप का कम्युनिकेशन होता है ना, जिसमें हम मैसेज को एनक्रिप्ट भी करते हैं, है ना। कि आपने देखा होगा, कोई भी अगर मैं कोई मैसेज भेज रहा हूँ, वैसे व्हाट्सअप ही मान लो, व्हाट्सअप पर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर मैं प्राइवेट किसी को मैसेज भेजना हो तो मैं कोड लैंग्वेज में भेजूँगा। कि बहुत सारी वहाँ पर इंटरनेट पे बहुत कुछ होता है जो और कोई बच्चा ना पढ़ पाए, कोई और ना पढ़ पाए, इसीलिए मैं उसको एनक्रिप्ट कर देता हूँ। और जो रिसीवर होता है उसको पता होता है ये एनक्रिप्टेड है, उसके पास कोड होता है, वो मतलब पहले उसको क्या करता है, डिकोड करता है, उसके बाद उसको मैसेज रिसीव होता है। तो सिंपल सा ये फंडा चलता रहता है एनकोड और डिकोड का। आज के टाइम पर सीक्रेट मैसेज अगर किसी को भेजना हो तो इस तरीके से भेजते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो देखिए आप, यहाँ क्या लिखा है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, लैंग्वेजेस आर कोड। कोई भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये मेरा कोड हो गया, आप सुन रहे हो। इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये मेरा कोड हो गया, आपको सुनाई दे रहा है। किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। तो उसको डिकोड करना पड़ेगा, क्या हिंदी बोला उसने, डिकोड किया, उसके बाद समझ पाएगा। तो इस तरीके से ये सब काम करता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कोड मे बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सिंबल। कोड कुछ भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ सिंबल भी हो सकता है ना। लेकिन इस तरीके से वर्ड अरेंज होने चाहिए कोड के कि उसका मीनिंग निकल रहा हो कुछ ना कुछ। ये नहीं कि फालतू में A B C D D Z कुछ भी लिख दिया, नहीं। इस तरीके से वर्ड्स होने चाहिए कोड के अंदर कि उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस हो, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हो, यानी कि मीनिंग होना चाहिए कुछ भी। तो वही है, इन द वे डैट मीनिंगफुल टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज लाइक एनी अदर लैंग्वेज। जो भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर अलग जो भी अनदर लैंग्वेज होती है उसकी तरह, इज़ अ कोड, वो भी कोड हो सकती है। विच कंटेंट एलिमेंट, जिसके अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दे आर अरेंज इन मीनिंगफुल ऑर्डर। वो कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो देखो, कोड क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं वोकेबलरी के, मतलब यानी हमारी डिक्शनरी वगैरह के, है ना। एंड सेट ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट मीनिंगफुली, यानी कि जो मैंने बता दिया आपको, कोई भी एक मीनिंगफुल ऑर्डर निकलना चाहिए उसका, वो कोड हो सकता है आपका। यहाँ आप समझ गए। अब बात करते हैं हम कंटेंट के बारे में। दोस्तों देखो, कंटेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ और आप उसको देखते हो, तो मैंने पहले कंटेंट बनाया कि हाँ, मेरे को आज ये वीडियो समझानी है। मैंने देखा कि मैं यूनिट 5 आपको समझाने वाला हूँ, तो ये मेरा कंटेंट हो गया, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिंपल। तो वही चीज़ यहाँ पर है, द मैसेज कंटेंट। मैसेज जो हम लिख रहे हैं मैसेज के अंदर, है ना, या फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, यूनिट 5 पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा कंटेंट है, मैंने पहले से देखा है इसको कि आज मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको। तो मैसेज के अंदर जो भी हम टाइप लिख रहे हैं, जैसे मैं आपको हेलो बोल रहा हूँ, है ना, हेलो आई एम निखिल, मैंने ये बोला, तो ये मेरा मैसेज हो गया। अब मैसेज में मैंने हेलो आई एम निखिल लिखा, तो ये मेरा कंटेंट हो गया और आपने रिसीव किया। तो वही सिंपल सा है ये, द मैसेज डेट इज़ सिलेक्टेड बाय सोर्स टू एक्सप्रेस इट्स पर्पस। ठीक है, कंटेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, कोड भी हो सकता है, हैज़ बोथ एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर, है ना, उसके अंदर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। व्हेन मोर देन वन
पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ टू प्रेजेंटेड। देखो, एक से ज़्यादा पीस इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट अगर किसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा कंटेंट हो गया है ना। डैट शुड हैव सम ऑर्डर और स्ट्रक्चर, लेकिन उसका भी ऑर्डर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं फालतू की बातें कुछ भी लिख रहे हो, उसका कोई मीनिंगफुल कोई सेंस नहीं निकल रहा, वो नहीं होना चाहिए। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या लिखा है कि एन इंडिविजुअल में समटाइम बी आइडेंटिफाइड बाय हिज करेक्टरिस्टिक वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग मैसेज। अगर किसी को हमें समझना हो, है ना, तो वो किस तरीके से मैसेज भेज रहा है उसकी अकॉर्डिंगली हम उसको समझ सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज द इंडिविजुअल कम्युनिकेट इन अ वे दैट इज ए डिस्टिंक्टिव टू हिम। देखो, यहाँ इसने क्या बोला है कि अगर मैं किसी को इंडिविजुअल के बारे में समझना चाहता हूँ, उसने जिस तरीके से लैंग्वेज बोली है, जैसे मैंने हिंदी में आपसे बात की है ना, तो हो सकता है मैं हिंदी ही बोलता हूँ इसलिए मेरी प्रीफर्ड हिंदी है, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि हिंदी में मैसेज लिख रहा है तो ये हिंदी इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है। तो इस तरीके से भी ये आपको समझ आ गया होगा कंटेंट क्या होता है, कोड क्या होता है। ये सिंपल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और बेसिकली ये ज़्यादा क्वेश्चन आपसे मुश्किल ही पूछा जाएगा, बट फिर भी मैंने स्टार्टिंग के लिए आपको ये बताया। सेकंड अगर हम बात करें, देखो ये देखो हमारे पास क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टिमुलस। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ समझाने के लिए। यहाँ हमारे पास क्या है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन स्किल। हमें बताना है कि स्टिमुलस क्या होता है और रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। देखो, रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन स्किल की अगर मैं बात करूँ तो वही मैंने बताया, मान लो मैं सेंडर हूँ, मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने बोला है आपको हाय हाय अमन, मैंने बोला सपोजेड हाय अमन, मैंने हाय अमन बोला। आपका नाम अगर अमन है, आप रिसीवर हो, आपने मैसेज सुना, मेरी वॉइस सुनी हाय अमन, अगर आपका नाम अमन है तो आप रेस्पॉन्स करोगे हाँ हेलो निखिल, है ना, हेलो हाय भैया, कुछ भी रेस्पॉन्स करोगे ना। तो वही तो, मैंने कुछ भी बोला आपने रेस्पॉन्स किया, या मैंने कोई भी मैसेज में लिखा क्या तुम फ्री हो, तुमने बोला हाँ मैं फ्री हूँ, तो वो रेस्पॉन्स कर रहे हो ना आप, तो वो रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ठीक है, अब स्टिमुलस की बात करते हैं हम लोग। स्टिमुलस क्या होता है, तो स्टिमुलस इज अ थिंग डेट अ पर्सन कैन रिसीव थ्रू वन ऑफ हिज सेंस। अब स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस देखो कोई भी थिंग हो सकती है, कि जैसे देखो मैंने हेलो बोला, आपने मेरी वॉइस सुनी कानों से, है ना, रेस्पॉन्स किया तुम कानों सुनने के बाद, तो कोई भी सेंस वो होता है स्टिमुलस, है ना, सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। देखो जहाँ लिखा है ना, स्टिमुलस इज अ थिंग डेट अ पर्सन कैन रिसीव थ्रू वन ऑफ हिज सेंस। किसी भी सेंस रिसीव कर सकता है वो स्टिमुलस होता है। मान लो खुशबू आ रही है आपको मिठाई की अच्छी सी, तो आप सेंस सूंघ कर ही तो उतारे हो उसको, तो वो स्टिमुलस हो गया, है ना। तो इनफैक्ट इट इज़ थिंग डेट कैन प्रोड्यूस अ सेंसेशन। ऐसी कोई भी थिंग हो सकती है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, ये स्टिमुलस होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो क्या है, और एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको। अ रेस्पॉन्स इज अ थिंग डेट एन इंडिविजुअल गोज एंड रिएक्शन टू स्टिमुलस। अब कोई भी स्टिमुलस का रिएक्शन अगर कोई दे रहा है तो वो रेस्पॉन्स हो गया, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट्स को पढ़ सकते हो और आप क्वेश्चन को बना के लिख सकते हो। तो दोस्तों देखो, ये बहुत कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये वाला है कि यहाँ पे बताना है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमको बताना है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अब देखो कम्युनिकेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं, यहाँ पर इसको समझिए बहुत अच्छी तरीके से। मान लो हमारे पास सेंडर के पास कोई एक आइडिया है, यहाँ पर क्या है, सेंडर के पास कोई भी एक आइडिया आया है ना, जिसको वो भेजना चाहता है, किसके पास, रिसीवर के पास भेजना चाहता है। अब किस किस तरीके से भेजेगा, मान लो सेंडर के पास कोई भी आइडिया था या फिर कुछ भी उसके बाद मन में चल रहा है बातें, तो पहले वो सेंडर कन्वर्ट इनटू वर्ड्स। जो उसके दिमाग में आइडिया चल रहा है पहले उसको वो वर्ड्स में लिखेगा, है ना, कन्वर्ट करेगा कि मैं किस तरीके से उसको बोलूँगा या बोलूँगी। तो इस तरीके से पहले क्या करेगा, वो वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर कन्वर्ट करने के बाद मैसेज ट्रैवल होगा चैनल के अंदर। मान लो मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आया, ठीक है, आइडिया आने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको कन्वर्ट करूँगा उसको वर्ड्स में, या फिर उसको एनकोड करूँगा, है ना, कि कोई भी और मैसेज ना पढ़ पाए। मान लो मेरे को कोई सीक्रेट बात बोलनी है किसी को, अब उस सीक्रेट बात को अगर मैं इंटरनेट के थ्रू भेजूँगा किसी को या कहीं भी, तो कोई दूसरा ना पढ़ पाए उस चीज़ को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको एनकोड कर दूँगा कि वही समझ पाएगा जो रिसीव करेगा। उसके बाद डिकोड एक ऑप्शन होगा डिकोड करने का, उसको पता होगा कौन सा पासवर्ड डालना है, तो आप वो वहाँ पर देख सकता है।
तो वही मैसेज को मैंने कन्वर्ट किया आइडिया में, और आइडिया कन्वर्ट करने के बाद उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको ट्रैवल कर दिया चैनल के थ्रू, यानी कि ट्रांसलेशन हो रहा है। पहले आइडिया आया, आइडिया आने के बाद मैंने उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया, यानी कि एनकोड किया अपने आइडिया को एनकोड करने के बाद मैंने भेज दिया उसको। भेजने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। फिर रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर ने क्या किया, डिकोड किया मैसेज को डिकोड करने के बाद उसने रेस्पॉन्स किया कि हाँ ये है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती है हमारी। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जैसे आइडिएशन क्या होता है, मतलब है ना, आइडिया हम जो लगाते हैं वो उससे क्या बोलते हैं। देखो आइडिएशन अगर हम लगाएंगे तो हमारे नॉलेज के बेस पे लगा सकते हैं, है ना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या फिर जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर। तो इट विंग विद द आइडिएशन विद रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडिया, यहाँ पर आइडिया आ रहा है, और सिलेक्शन ऑफ मैसेज को किस तरीके से सिलेक्ट किया करना है हमें, है ना। आइडिया जैसे मैंने सोचा कि आज मैं पतंग उड़ाऊँगा, अब किस तरीके से मैं पतंग उड़ा रहा हूँ उसको मैंने अपने दिमाग में आइडिया आया मेरे उड़ाने के लिए, फिर मैंने उसको लिख के देखूँ कि हाँ इस तरीके से मेरे को उड़ाना है या जो भी है। तो वो हमारे कुछ भी एक एग्जांपल हो सकता है दोस्तों। तो वही यहाँ पर सेंस निकल कर आ रहा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वाट कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न विद द कंटेंट स्पेसिफिक मैसेज टू द प्रेजेंटेड। आपको समझ आया कि आइडिया क्या होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखो हमारा पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या पर्पस है हमारे कम्युनिकेशन का। कंटेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशन, है ना। यहाँ पर देखो मैसेज जनरली हैव टू काइंड ऑफ कंटेंट, एक तो लॉजिकल और इमोशनल। देखो एक तो लॉजिकली हम बात किसी को मैसेज भेज सकते हैं, लॉजिकली मैसेज जिसमें कोई लॉजिकल बात हो रही है फैक्ट के बेसिस पे, कि फैक्ट वाइज कि हाँ आप बुरे हो, इस वजह से बुरे हो, ठीक है, एक कोई फैक्ट के बेस पे। कुछ इमोशंस की बेस पे मैसेज हम भेजते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स या इमोशंस हमारा कह रहा है, दिल कह रहा है या कुछ भी कह रहा है ना, उसके बेसिस पे भेजते हैं। अब देखो एनकोडिंग क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एनकोडिंग में क्या करते हैं, हमारी कोई भी बात है और उसको हम क्या कर रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं, वो एनकोडिंग होती है। अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूँ तो ट्रांसलेशन में क्या है, जो एनकोड मैसेज हुआ और उसको हमें भेजना है किसी भी थ्रू, तो वो हमारा ट्रांसलेशन होता है, रिसीवर के पास पहुँचता है। डिकोड क्या होता है, मैसेज को डिकोड कर रहा है वो, है ना, उसके बाद वो पढ़ सकता है डिकोड करने के बाद। फीडबैक क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है, मैसेज पढ़ लिया, अच्छा लगा, क्या बात लगी, उसके बेस पे वो फीडबैक बोलते हैं कि हाँ उसने रेस्पॉन्स किया, वो फीडबैक हो गया। चलो इनको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ और लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है सिलेक्टिंग अ लैंग्वेज। एनकोडिंग में क्या, वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, किस मैसेज में हमें किस लैंग्वेज में भेजना है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कोडिंग, ये है ज़रूरी है किसके लिए, इफेक्टिव कोडिंग के लिए। वर्बल मैसेज के लिए नीड अ कॉमन लैंग्वेज कोड, वर्बल मैसेज है तो उसको कॉमन लैंग्वेज कोड चाहिए होता है ना। अगर मैं किसी को, वही मैंने बता चुका हूँ आपको कि कोड क्या होता है, विच कैन बी ईजिली डिकोडेड बाय द रिसीवर, और ईजिली दूसरे के पास पहुँच जाता है और डिकोड भी कर लेता है वो। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन फॉर्म, इट फॉर्म लार्जली डिपेंड ऑन द सेंडर रिसीवर रिलेशनशिप। ये किस तरीके से डिपेंड करती है, देखो कम्युनिकेशन की जो फॉर्म है, ये तो भैया जो भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसके बेस पे डिपेंड करेगी, उसकी नीड क्या है ना, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या पर्पस है बातचीत करने का, वो चीज़। सिलेक्टिंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एनकोडिंग में हम मीडियम को भी सिलेक्ट करते हैं कि किस मीडियम से हम मैसेज को भेजेंगे अपना। तो इट इन्वॉल्व मेकिंग राइट चॉइस ऑफ मैनी अवेलेबल ऑप्शन। आज के टाइम पर तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन हम बेटर चूज़ करते हैं। देयर आर 3 बेसिक ऑप्शन सेंडिंग द इंटरपर्सनल मैसेज, उसमें से 3 बेसिक पर्सन मैसेज भेजने के क्या हैं, ऑप्शन होते हैं। पहला हमारे पास स्पीकिंग, हम बोल के भेज सकते हैं। दूसरा राइटिंग, लिख कर मैसेज भेज सकते हैं। और नॉन वर्बल साइन और सिम्बल्स के थ्रू भी हम भेज सकते हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट बोलते नहीं, हेलो हाय बोलते हैं, हाय, इस तरीके, ये भी तो मैसेज हो रहा है इस तरीके से। फेशियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं हमारा, देखो ये सब यहाँ आ जाते हैं सिम्बल्स में, सिंबल के अंदर साइन, है ना, सिंबल के अंदर आ सकता है। बॉडी मूवमेंट कर दिया, जैसे मैंने बोला, किसी ने मुझसे बोला खाना खाओगे, मैंने मुंह हिला दिया नहीं खा रहा, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल कर जाते हैं, आपने देखा भी होगा, लड़कियां देख के कभी कभी स्माइल कर देती हैं, लड़के देख के कभी कभी लड़कियों के स्माइल कर देते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। मैसेज पता नहीं वो कुछ और कहना चाह रही होगी या आपको देख के नहीं कर रही होगी, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है ना। तो वही सब यहाँ पर है, फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है। टचिंग पैटर्न्स, है ना, क्या पैटर्न्स है उसकी वजह से भी, स्पीच की वजह से भी हमको पता चलता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई हमारी।
अगर देखो ट्रांसलेशन की बात करूँ तो ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया कि इट रेफर टू अ फ्लो ऑफ मैसेज किस फ्लो में हमें भेजना है ओवर द चैनल, जो भी हमने चैनल चूज़ किया है। चैनल कौन सा हो सकता है कि बोल के भेजना है हमें, या रेड लिख के भेजना है, लिख के भेजेंगे तो फिर वही सब है ना। तो वही ट्रांसलेशन में आता है कि हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह रिसीव हो रहा है, उनके बीच की जो प्रोसेस है वो हमारा ट्रांसलेशन है। सिंपल सी बात। इसमें क्या है देखो, व्हेन टू कम्युनिकेट, प्रॉपर टाइम हमें पता होना चाहिए कब कम्युनिकेट करना है। प्रॉपर प्लेस पता होना चाहिए, वेयर टू कम्युनिकेट, कहाँ मैसेज को भेजना है। प्रॉपर वे पता होना चाहिए हमें, हाउ टू कम्युनिकेट, किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि चैनल ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी इंटरनेट। ट्रांसमिशन का चैनल क्या हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी हम भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं किसी को, टेलीफोन कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं, है ना, टेलीविज़न के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसमिशन के प्रोसेस, इन तरीके से हम अपने मैसेज को दूसरे को भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये सब ट्रांसमिशन में आ गया। अगर मैं डिकोडिंग की बात करूँ तो डिकोडिंग में देखो क्या लिखा हुआ है कि डिकोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू थॉट्स। जो भी हमारा मैसेज है उसको हमने थॉट में कन्वर्ट किया, ये डिकोडिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैसेज को एनालाइज करना कि क्या मैसेज में हो सकता है, वही तो डिकोड होता है। तो डिकोडिंग इन्वॉल्व रीडिंग, डिकोडिंग के अंदर रीडिंग भी आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है, और रिटन कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन लिखा हुआ है उसको हम समझ रहे हैं, है ना, वो डिकोडिंग आ गया। अरे किसी ने मैसेज मेरे को भेजा, कोई भी बात बोली, अगर मुझे पल्ले ही नहीं पड़ी, मुझे समझ ही नहीं आई, तो मैंने उसको डिकोड ही नहीं कर पाया। जब मुझे समझ आ गई, मैंने समझ लिया, पढ़ लिया उसको, है ना, देख लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, तो मैंने डिकोड कर लिया। डिकोड कर लिया तभी तो सामने वाले को लगेगा कि मैंने कुछ भी बोला और इस बंदे को समझ आ गया तो इसने डिकोड कर लिया, है ना। तो वही डिकोडिंग होती है। लिसनिंग हो सकता है, अच्छी तरीके से सुन रही हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। फीडबैक क्या है, अगर मैंने रिसीव कर लिया, मेरे को बात समझ आ गई कि बंदा क्या कहने वाला है जो उसने भेजा था मुझे मैसेज, तो उसको मैं फीडबैक दूंगा कि हाँ आपने बहुत अच्छी लिखा था, है ना। तो रेस्पॉन्स इज ए लास्ट स्टेज, इसलिए रेस्पॉन्स क्या है, हमारा लास्ट स्टेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। और इट इज़ अ एक्शन और रिएक्शन ऑफ रिसीवर ऑफ द मैसेज। क्या एक्शन रहेगा, मान लो किसी लड़की ने आई लव यू बोला तुमको, ठीक है, या किसी लड़के ने किसी लड़की को आई लव यू बोला। अब उस लड़की को बोलना है ना, अगर प्यार करती होगी तो हाँ बोल देगी, नहीं करती तो नो बोल देगी, तो वो रेस्पॉन्स ही तो करेगी अपना, फीडबैक क्यों देगी। अगर नो बोलेगी तो फीडबैक देगी, है ना। तो वो सब रेस्पॉन्स में आता है, लास्ट स्टेज होती है हमारी। तो अगर मैं इसको बोलूँ, रेस्पॉन्स इज द की ऑफ कम्युनिकेशन, रेस्पॉन्स हमारी कम्युनिकेशन की है। इट हेल्प द सेंडर टू नो डैट मैसेज वर रिसीव टू द अंडरस्टूड। देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेस्पॉन्स में ये पॉइंट जरूर लिखना। तो कितना अच्छा पॉइंट है कि रेस्पॉन्स की ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की होती है। इससे पता चलता है कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा, मान लो किसी लड़की ने आपको आई लव यू बोला और आपने उसको हाँ बोला, और हाँ बोला तो उसको पता चल गया ना, लड़की को कहा मैंने जो बोला था इस लड़की ने रिसीव कर लिया मेरा मैसेज, है ना, और रेस्पॉन्स किया। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर अगर मान लो मैंने किसी को भेजा कोई भी मैसेज और उसके पास रिसीव ही नहीं हुआ, तो वो रेस्पॉन्स क्या करेगा। अगर उसने रेस्पॉन्स नहीं किया तो मैं तो यही सोचता रहूँगा ना कि उसके पास मेरा मैसेज पहुँचा ही नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों इसको ज़रूर पढ़ के जाना, ये चार्ट बना के आना बाकायदा इज्जत से, और लिख के आना। आप आराम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ज़रूर नहीं इजी लैंग्वेज में लिखो। देखो अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब की ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एटीट्यूड। देखो यहाँ हमें बताना है कि प्रोनाउंसिएशन एटीट्यूड क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, देखो कोई आपने देखा होगा, देखो हर किसी की लैंग्वेज अलग होती है। इंग्लिश अगर कोई बोल रहा हो तो किसी की इंग्लिश में फ्लुएंट अलग होती है ना, कि कोई अलग तरीके से इंग्लिश बोलता है, किसी का प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैं इसको डिस्क्राइब बोल रहा हूँ, कोई इसको डिस्क्राइब कुछ और तरीके से बोलेगा। मैं इसको प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ, कोई इसको प्रोनाउंसिएशन बोलेगा, है ना। तो ये क्या है, हमारे किस तरीके से हम किस चीज़ को बोल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, देखो इसके छोटे छोटे पॉइंट ले रखे हैं, वो समझिए आप। पहला पॉइंट क्या है, मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आई कॉन्टैक्ट के थ्रू आप किसी से बातचीत करोगे तो उसको समझ आएगा कि तुम क्या बोल रहे हो, वो ज़्यादा आपकी बात को रेस्पॉन्स करेगा, ज़्यादा बात को वैल्यू देगा।
तो दिस विल नॉट ओनली गिव अस कॉन्फिडेंस, और इससे हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा बल्कि बट विल आल्सो इंस्पायर अदर टू लिसन। और इससे सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, अगर मैं किसी को आई कांटेक्ट के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि हाँ वो बंदा रेस्पॉन्स भी कर रहा है, वो समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इससे हमें एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या होगा, और भी बच्चे सुनेंगे उस बात को, वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं और कॉन्फिडेंटली अपनी बात अच्छी तरीके से बोल पाऊँगा। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, ट्राई टू मेक वॉइस साउंड प्लीजेंट एंड सॉफ्ट। देखो इसमें हम हमारी जो वॉइस होनी चाहिए, हमारी आवाज़ होनी चाहिए, है ना, वही प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने चाहिए। क्या मैं अपनी बात को बोल रहा हूँ, सामने वाले को समझ आना चाहिए, है ना। सॉफ्ट आवाज़ में बोलो, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, चिल्ला के बोल रहे हैं, इस तरीके से चिल्ला के भी नहीं बोलना दोस्तों, आराम से प्यार से बोलना है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, डू नॉट स्पीक इन अ मेटोनस वॉइस। कभी मेटोनस वॉइस में भी स्पीक नहीं करना है। डेट दिस माइट हैव अ स्लीपी इफेक्ट, है ना, ये नहीं कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई जिसकी वजह से हमारा स्लीपी इफेक्ट आ रहा है कि सो रहे सोते सोते बात कर रहा है, ऑडियंस समझ नहीं पाएगी तुम क्या बोलना चाह रहे हो, है ना। इवन इट इफ़ फीलिंग नर्वस, अगर तुम नर्वस फील भी कर रहे हो, नेवर शो द ऑडियंस, अपने ऑडियंस को शो नहीं करना चाहिए कि हाँ तुम नर्वस फील कर रहे हो, वरना तो वो ये समझेंगे इसे खुद ही कुछ नहीं आता तो क्या बताएगा किसी को, है ना। नर्वस फील करोगे तो नर्वस फील जनरली हम स्टेज पे जाते हैं तो नर्वस फील कर लेते हैं, तो वहाँ सबसे अच्छी तरीका है स्पीच का। आगे इसमें आएगा कि स्पीच किस तरीके से देनी चाहिए, तब बताऊँगा आपको। तो जस्ट स्लो डाउन योर स्पीच एंड रिमेन काल्म। तो इसीलिए थोड़ी स्पीड, जो तुम स्पीच बोल रहे हो या किसी को बता रहे हो, थोड़ा स्लो मैनर में बताइए, है ना, और शांति से बताइए कि समझ आनी चाहिए। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखो ये कोई भी पढ़ सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर ये सब आप देखना चाहो तो कोई भी पढ़ सकता है। बहुत बहुत से होंगे जिसको कह रहे होंगे कि रीडिंग कर रहा है, बट कोई बात नहीं, कुछ लोगों के समझ में तो नहीं आएगा ना ये चीज़, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो वही चीज़ है कि डू नॉट ममल एंड स्पीक क्लियरली, हमें बड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना, हकलाना नहीं चाहिए, बीच बीच में हम हकला जाते हैं ना कि गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन, या फिर ऑन द डे, ऐसे इस तरीके से स्पीच बोलते हैं ना। तो दोस्तों ना, हमें हकलाना नहीं चाहिए, आराम से अपनी बात को स्पष्ट तरीके से सामने वाले को बोलनी चाहिए। यूज़ वर्ड विच आर क्लियर टू अंडरस्टैंड, ऐसे वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए कि जो क्लियर होने चाहिए, है ना। तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन का मतलब ही यही है दोस्तों, सामने वाले को समझ आना चाहिए। चलो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमें शॉर्ट नोट, स्लेवस, स्लाइवल एंड स्ट्राइप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हटाओ क्वेश्चन को। बॉबिल एंड कॉन्सोनेंट, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम देखने को मिला है, तो इसको भी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो ये समझिए, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, शॉर्ट नोट में आ जाए। यहाँ क्या है, एक्सप्लेन करना है हमें राइजिंग टोन, हमारी बढ़ती हुई आवाज़ कैसी होनी चाहिए, और फॉलिंग टोन, हमारी घटती हुई आवाज़ किस तरीके से होती है। तो आप देखो, नॉर्मल सी बात बताओ मुझे, अगर मैं किसी से चिल्ला के बोल रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द स्पीकर इज आस्किंग अ क्वेश्चन, कोई भी स्पीकर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है एंड इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द आंसर ही यूज़ राइजिंग टोन। मान लो मैंने तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जैसे मैंने, और मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँगा कि ये लड़का मुझे आंसर सही सही देगा। मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा और मेरे को पता है कि इसको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ये लड़का सही सही आंसर देगा, तो मैं उसको, अगर वो आंसर नहीं दे पाएगा तो मैं तेज़ आवाज़ में बोलूँगा उससे, व्हेन यू आर कमिंग, कब आ रहे हो तुम, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, व्हाट इज़ ही रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहा है वो, है ना, इस तरीके से। और व्हेन द स्पीकर इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड है ही नहीं, मान लो मैं इंटरेस्टेड था क्वेश्चन, है ना, जनरली इंटरेस्टेड था, इसीलिए मैंने इस तरीके से बोला कि व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो तुम, थोड़ी तेज़ आवाज़ में। और अगर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, है ना, इनडिफरेंट एंड द फॉलोइंग टोन इज़ यूज, हम धीरे आवाज़ में बोलेंगे कि व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे हो तुम, इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आओ ना आओ कोई मतलब नहीं बनता, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता हमें, है ना। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तभी तो इस तरीके से बोल रहा हूँ। व्हाट इज़ ही रीडिंग, क्या पढ़ रहा है वो, क्या मतलब बनता है। तो इस तरीके से हम लोग सेंस निकाल के बात करते हैं। यहाँ देखो, व्हेन द स्पीकर एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आंसर, अगर जो स्पीकर है जो बोल रहा है, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला पॉजिटिव आंसर देगा, द राइजिंग टोन इज़ यूज, देखो राइजिंग टोन यूज्ड होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ऊपर ही।
आरेंट हैप्पी, आरेंट यू हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो? इज़ ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है? इस तरीके से। देखो फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इफ़ द स्पीकर ऑलरेडी नो द आंसर, अगर स्पीकर को पता है आंसर पहले से ही, नाउ ओनली वांट टू कन्फर्मेशन ऑन एग्रीमेंट द फॉलोइंग टून इज़ यूज, अगर ऑलरेडी उसको आंसर पता ही है ना, तो बस केवल कन्फर्म करने के लिए छोटी मोटी धीरे से आवाज़ वो बोलेगा, उस तरीके से वो सुन सकता है। तो यहाँ ये कुछ पॉइंट दे रखे, इसको भी पढ़ सकते हो आप। क्या है? टोन इज़ अ मोमेंट और लेवल ऑफ पिच। टोन क्या होती है हमारी, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, क्या मोमेंट है हमारा, है ना, क्या लेवल है हमारी वॉइस का। डेट इज़ यूज एंड इट फॉर्म सेंट्रल पार्ट ऑफ आइटोनेशन। ठीक है। वैन वी आर इंगेज इन नॉर्मल स्पीकिंग, जब हम नॉर्मल स्पीकिंग करते हैं, द टोन एंड पिच आवर वॉइस कॉन्स्टेंटली चेंज डिपेंडिंग अपॉन मूड टू एक्सप्रेस वाट जस्ट मीन टू से हेयर द पिच ऑफ द वॉइस से अलॉट। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर बोला गया है कि अगर मैं नॉर्मल स्पीकिंग किसी को कर रहा हूँ, किसी से नॉर्मली बात कर रहा हूँ, और वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं किसी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा मूड ख़राब है, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, है ना। और हम तुमको सामने से पता चल जाएगा कि आज भी तुमने देखा भी होगा कि जब आप कॉलेज में पढ़ने चाहते हो और कोई टीचर ज़्यादा ही गुस्सा करता है, बार बार खड़ा कर देता है, तेज़ी से बोलता है, तो आपको पता चल जाता है यार आज तो टीचर का मूड ही ख़राब है ना, सबको गुस्सा कर रहा है, सबको डांट लगा रहा है। तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, मूड सब बता देता है किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं धीरे आवाज़ में बात कर रहा हूँ, नॉर्मली कान में हंस के बात कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इस लड़के का मूड ठीक है, अच्छी तरीके से बात कर रहा है। तो यही सब है। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं तेज़ आवाज़ में बात करूँगा, शांति से हूँ तो आराम से बात करूँगा। तो ये इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से समझना है दोस्तों। यहाँ देखो और भी एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं कि राइजिंग टोन इज आल्सो यूज विद रिक्वेस्ट। राइजिंग टोन हम कब यूज़ करते हैं? रिक्वेस्ट करनी हो, पोलाइट स्टेटमेंट, और व्हेन अपोलाइज, हम सॉरी बोलना हो, प्लीज़ कम अगेन, है ना, आई बेग टू पार्डन, यहाँ भी हम यूज़ करते हैं। प्लीज़ टेक योर सीट, आपने देखा होगा कि थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं ना जब एरोप्लेन में होते हैं, प्लीज़ टेक योर सीट, अपनी सीट पे बैठ जाओ। कभी कभी इस तरीके से भी राइजिंग टोन को हम यूज़ करते हैं दोस्तों। और राइजिंग टोन इज आल्सो यूज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस में भी राइजिंग टोन को यूज़ करते हैं हम लोग। इज़ इट, है ना, इज सी, इस तरीके से। तो यही कुछ राइजिंग टोन क्या होती है और फॉलिंग टोन क्या होती है, इसका जो क्वेश्चन था इसके आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। आपको बेसिकली पता है समझ आना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो। चलिए देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ इफ़ेक्टिव स्पीकिंग। दोस्तों देखो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बता के इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे को समझेंगे पार्ट 2 इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ हमें बताना है कि जो हम स्पीकिंग करते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो इफ़ेक्टिव हम किस तरीके से, कौन कौन सी कारणों की वजह से हम इफ़ेक्टिव स्पीकिंग कर सकते हैं कि हमारी बात अच्छी तरीके से दूसरों को समझ आ जाए। तो पहला तो वही आई कांटेक्ट, हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ बात करें तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, क्लियरिटी और पर्पस। हमें क्लियरिटी, ऑलरेडी हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों बातचीत करना चाहते हैं किसी से, है ना, हमारा पर्पस क्या है बातचीत करने का। तो नो वेदर यू वांट टू इन्फॉर्म, परस्यूड और एंटरटेन द ऑडियंस, कोई भी हमारी ऑडियंस है उसको हमें एंटरटेन करना है ना, या उसको इन्फॉर्म करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमें पहले पता होना चाहिए हमारा क्या पर्पस है बातचीत करने का। जैसे मेरा पर्पस आपको समझाना, तो मेरे को क्लियर है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो यही इफ़ेक्टिव स्पीकिंग होती है दोस्तों। और यहाँ पे इफ़ेक्टिव स्पीकिंग सेकंड पॉइंट क्या है, ऑडियंस अवेयरनेस, है ना। तो ऑडियंस का अवेयरनेस भी पता होना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलते ही चला जा रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है भी या नहीं, आपकी ऑडियंस क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या एज है, क्या जेंडर है, एजुकेशन क्या है, स्टेटस क्या है उसका, ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। जैसे मुझे ऑलरेडी पता है कि बीटेक के स्टूडेंट्स इसको मोस्टली देखेंगे, तो इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए अगर मैं सामने वाले बंदे से बात करना चाह रहा हूँ तो हमें पता होना चाहिए क्या उसका स्टेटस है, क्या एजुकेशन है उसकी, क्या जेंडर है, एज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तभी तो मैं उसको अच्छी तरीके से अपनी बात को बोल पाऊँगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत पता होगी। और फैमिलियरिटी विद द लोकेशन, लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अब ये बंदा हरियाणा से बिलोंग करता है, यूपी से बिलोंग करता है, या किस जगह से बिलोंग करता है
है ना। तो वहाँ हमको पता होगा ना कि हाँ ये बंदा यहाँ से है, तो मैं इसको इस तरीके इस लैंग्वेज में बात करूँगा। अगर आपको पता है कि सामने वाला बंदा इंग्लिश में ही बात करता है तो आप उसको इंग्लिश में बात करो, तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। अगर आप हिंदी में बात करो तो उसको नहीं समझ आएगा। तो सिंपल हमें पता होना चाहिए कि कहाँ लोकेशन से बिलोंग करता है, कहाँ से रहता है वो। और कलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कि हमारा कंटेंट का कलेक्शन क्या है ना, कि हम उसको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे। कंटेंट मैंने आपको पहले बताया कंटेंट क्या होता है, कि मैसेज हम क्या बोलने वाले हैं अपनी स्पीच में, अंदर जो बातचीत करने वाले हैं मैं उसको बोलने क्या वाला हूँ, हमें ऑलरेडी पहले से कंफर्म होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करें वहाँ पे आउटलाइनिंग। देखो आउटलाइनिंग क्या है, कि हमारे कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, है ना, सब टॉपिक हो सकते हैं, उसके अंदर अपनी जो स्पीच हम बोलने वाले हैं हम पहले से फ्रेम कर लेते हैं कि हाँ इस पॉइंट के ऊपर मैं बोलूँगा। जैसे ये फ्रेम हो गया, क्लियरिटी ऑफ पर्पस, है ना, ऑडियंस अवेयरनेस, ये क्या हमारे पॉइंट हमने नोट कर लिए, ये हमारे क्या फ्रेम हो गए। इसके अंदर सब टॉपिक्स भी आते हैं छोटे छोटे, तो उस तरीके से आउटलाइनिंग होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, किस तरीके से अपना कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रखा है तुमने। मेन बॉडी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बता दी कि आज मैं 5th यूनिट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, है ना। अब वो लास्ट में कंक्लूजन भी बताऊँगा कि आपने क्या सीखा। तो वही सब चीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ सिलेक्शन ऑफ सूटेबल नोट्स, मोड ऑफ डिलीवरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि किस मोड में हम उसको बोलने वाले हैं सामने वाले को। या तो हम स्पीकिंग के थ्रू बोल सकते हैं, और यहाँ पर रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं, पेज ले लिया पढ़ के बता रहे हैं। तो किस तरीके से हम अपनी बात को डिलीवर करने वाले हैं तो उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा है इफ़ेक्टिव स्पीकिंग क्या होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था आपके पास। राइजिंग और फॉलिंग टोन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो प्रोनाउंसिएशन, ये पेपर में आ सकता है, प्रोनाउंसिएशन एटीट्यूड क्या होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बोल देना डायरेक्ट। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें